इजराइल और हमास, फ़िलिस्तीन और लेबनान, ईरान, गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक, ये सारे चीज़ें पिछले कई दिनों से सुनकर लगातार या तो आप थक गए होंगे या आप समझ में नहीं आ रहा होगा आपको कि दुनिया में हो क्या रहा है। युद्ध की बातें, बमबारी के दृश्य, फिजाओं में घुलता धुआं, बहुत सारे घायल लोग, हमास की एक बड़ी कार्रवाई इजराइल के खिलाफ, और उसके बाद ऐसा लगा कि इजराइल जिस तरीके से उठ खड़ा हुआ है वो हमास को ख़त्म करके दम लेगा। लेकिन क्या सचमुच हमास को ख़त्म कर देना इतना आसान है? और लगातार गज़ा से लोगों को खाली कर देने की चेतावनी देने के बावजूद आखिर इजराइल के टैंक केवल अपनी सीमा में क्यों खड़े हैं? वो जाकर पूरी तरह से गज़ा पट्टी में हमास का काम तमाम क्यों नहीं कर देते और उन लंबी सुरंगों को जिनके भीतर से हमास के आतंकवादियों का वो षड्यंत्र निकल कर आया जिसको देखकर न केवल इजराइल बल्कि पूरी दुनिया दंग रह गई। जी हाँ, बहुत सवाल आपके दिमाग में घुमड़ रहे होंगे, क्या ये रूस और यूक्रेन जैसा एक और युद्ध है जो साल डेढ़ साल तक चलता रहेगा? शुरुआत में बातें होंगी कि नाटो भी लड़ेगा, अमेरिका भी लड़ेगा, अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है, लेकिन दरअसल रूस और यूक्रेन लड़ते रहे, एक दूसरे पर बमबारी करते रहे, एक दूसरे के कब्जाए क्षेत्रों पर आधिपत्य जमाते रहे, आधिपत्य हटता रहा, लेकिन युद्ध लंबा खिंच गया। वो इसलिए कि क्या दुनिया सचमुच किसी तरह के विश्व युद्ध के लिए तैयार है? और ये जो बार बार कि क्या विश्व युद्ध होगा वाली बातें बताई जा रही हैं, क्या ये सही होंगी? अगर युद्ध होगा तो कितना बड़ा हो सकता है? नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? पक्के तौर पर कोई नहीं कह सकता, लेकिन दुनिया के समीकरण समझने पड़ेंगे। जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है उसकी स्थिति को देखते हुए रूस और यूक्रेन युद्ध ने पहले ही दुनिया की हालत को खस्ता कर दिया है। यूरोप में और अमेरिका में इसी वजह से मंदी की आहट सुनी जा सकती है। इसी बीच जो पूरे इस रूस यूक्रेन युद्ध से परेशान थे पुतिन, उनको नया दुनिया का एक फोकस एरिया मिल गया। दुनिया का पूरा फोकस अगर कहीं जाकर टिक गया है तो वो है मध्य पूर्व में, यानी कि इजराइल में। इजराइल और हमास के बीच जो कुछ भी 7 अक्टूबर को घटा उसने दुनिया को हिला दिया। पुतिन ने राहत की सांस ज़रूर ली, लेकिन वो बार बार गरज रहे हैं फ़लस्तीन के हक़ में। जाहिर है वो फ़लस्तीन के हक़ में ही गरजेंगे, क्योंकि वो इजराइल के साथ नहीं खड़े हो सकते, नहीं खड़े होना नहीं चाहते। दुनिया के समीकरण भी कुछ ऐसे हैं, और अमेरिका जब तक इजराइल के पीछे खड़ा है, रूस लगातार विरोध भी करेगा। और देखिए, ये भी विडंबना है, शुरुआत में जब देश बना था इजराइल तब तो रूस ने, सोवियत संघ था उस वक्त, समर्थन ही किया था। दुनिया के समीकरण तेजी से बदले हैं। एक शीत युद्ध का समय था, एक 2 ध्रुवीय विश्व का समय था। दुनिया के ध्रुव तेजी से बदल रहे हैं। चीन ताकतवर होकर उभर रहा है, और इस पूरे जंजाल में स्थिति वहाँ पहुँच गई है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद तेल अवीव इजराइल जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? विदेश मंत्री जो हैं अमेरिका के एंटनी ब्लिंकन, वो बार बार क्यों अरब देशों का दौरा कर रहे हैं? क्यों जर्मनी के चांसलर को भी तेल अवीव की यात्रा तय करनी पड़ रही है? वो सब इसलिए कि दरअसल दुनिया एक बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। ताकतें बदल रही हैं, दुनिया अलग अलग धड़ों में अलग तरीके से बंटने की कोशिश कर रही है। एक तरफ फ़लस्तीन और अरब के लोग हैं, एक तरफ मुस्लिम और गैर मुस्लिम का विभाजन है। फ़लस्तीन क्या सचमुच हमास है? ये भी एक बहुत गंभीर और बड़ा सवाल है। समीकरण इतने उलझे हुए हैं कि किसी भी आम व्यक्ति के लिए लगातार टेलीविज़न पर और यूट्यूब के चैनलों पर चलने वाले दृश्य बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले, उलझाने वाले, कंफ्यूज करने वाले हो सकते हैं। बहुत आसान लफ्ज़ों में, इत्मीनान से, कम शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। इजराइल और फ़िलिस्तीन की जो लड़ाई है वो नई नहीं है। 1948 के पहले इजराइल नाम का कोई देश दुनिया के नक्शे पर नहीं था। लोग थे यहूदी, और उनका इतिहास 4000 साल पुराना है। लेकिन इन 4000 सालों में ये यहूदी दर दर भटकते रहे। उनकी मूल ज़मीन वहीं यरूशलेम के पास, वो मानते हैं उनके देवता का 2 बार वहाँ मंदिर बना, दूसरी बार जो बना उसकी अब केवल दीवार शेष है, और वो उनकी सबसे पवित्र दीवार है। लेकिन इन 4000 सालों में जितना भटकाव यहूदियों ने देखा, उसमें इतिहास का पहिया भी तेजी से घूमता रहा। यहूदियों पर बहुत बर्बर अत्याचार
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके पहले से नाजी तानाशाह हिटलर ने किए। उसने अपने नाजीवाद की सनक में धरती से ही यहूदियों का नामो निशान मिटाने की कसम खा ली और लगभग 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को उसने मार दिया, नरसंहार किया। 60 लाख, इतनी बड़ी संख्या। आज पूरी दुनिया में लगभग 1.5 करोड़ यहूदी हैं, जिसमें से 90 लाख के करीब इसराइल में हैं। तो हुआ यूं कि 4000 साल पुरानी ये जो कौम थी, ये दर दर भटक रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जब बहुत परेशानी सही, तो वो फिर जाकर इस परेशानी का हल उनको एक देश देने के रूप में हुआ और वो देश बना इजराइल। अब इजराइल देश तो बन गया, लेकिन जब पिछले कुछ समय से जो वहाँ पर ब्रिटिश सल्तनत थी, ब्रिटिश साम्राज्य था, उसके पहले अरब लोगों का वहाँ पर रहना हुआ उस धरती के टुकड़े पर, वो अब अपना कब्जा जमा चुके थे और वो मानते थे कि ये कब्जा नहीं है, हम ही यहाँ रहते हैं। क्योंकि जिस यरूशलेम को अपना धर्मस्थल मानते हैं यहूदी, असल में उसी यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद है और इस्लाम के पैगंबर का भी जुड़ाव उसी मस्जिद से, उसी स्थान से है। और उनका ये मानना है कि हमारा पवित्र स्थल है और ये हम किसी को नहीं देंगे। आप हमारे बीच में एक नया देश पैदा करके हमारी ज़मीन किसी और को दे रहे हो। ये उनका तर्क था। दोनों तरफ के ये तर्क हुए। अब इन तर्कों के बीच में दुनिया 47 से लेकर अभी 2023 तक कई शक्लों में बदली। ये जो देश बना इजराइल, इसका नक्शा भी बदला। एक उनको छोटी ज़मीन दी गई थी, उसके बाद 67 का एक बड़ा युद्ध हुआ, 6 डे वॉर। उसमें जब उन पर हमला हुआ 3 देशों द्वारा, और जो अरब मुल्क ये मानते थे कि ये यहूदियों को गलत हमारे बीच में बिठा दिया गया है, इनको यहाँ से मार भगाना चाहिए, उनको मार भगाने के लिए आए हुए ये सारे अरब देशों को मुंह की खानी पड़ी। और उसके बाद इजराइल ने अपना रौद्र रूप धारण किया और आसपास की ज़मीनों से अरब देशों को या फ़लस्तीन के जो लोग वहाँ बसते थे उनको हटाना चालू किया, अपना विस्तार किया। आप नक्शे को गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 47 के बाद से सूरत बदलती चली गई। इजराइल के पास जो ज़मीन का छोटा टुकड़ा था वो बड़ा होता चला गया, लेकिन बड़ा होने के बावजूद अरब वहाँ से गए नहीं। इजराइल के कुछ प्रधानमंत्री आए जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी, यानी अब एक इजराइल भी होगा, एक फ़िलिस्तीन भी होगा और दोनों का सह अस्तित्व हो सकता है, ये माना। कुछ ने नहीं माना। वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो 2 नेशन थ्योरी में भरोसा नहीं करते, क्योंकि वो ये मानते हैं कि हमेशा फ़लस्तीन के लोगों ने उनके साथ विश्वासघात किया है। फ़लस्तीन भी अब वैसा फ़लस्तीन नहीं रहा। एक वहाँ पर महमूद अब्बास का शासन है, वो कहने को उसके शासक हैं लेकिन उनकी चलती नहीं। गाज़ा पट्टी में हमास का शासन है, हमास ने कहने को चुनाव भी लड़ा, लेकिन हमास एक आतंकवादी संगठन के रूप में उभरा। और 7 अक्टूबर 2023 को जो उसने किया, उसको तो कतई किसी शासन के रूप में, किसी संगठन के रूप में, किसी राजनीतिक दल के रूप में, किसी सत्ता के रूप में नहीं देखा जा सकता। ऐसी कार्रवाई को सिर्फ और सिर्फ नृशंस कार्रवाई, आतंकवादी कार्रवाई ही कहा जा सकता है। आप छोटे बच्चों को मार देंगे, किसी गर्भस्थ शिशु को मार देंगे, महिलाओं को अगवा कर लेंगे, महिलाओं के साथ दुराचार करेंगे, तो ये ज़मीन की लड़ाई और 2 देशों के हक की लड़ाई में नहीं तब्दील किया जाता। इसी से नाराज़ इजराइल जब भड़क उठा तो अमेरिका ने कहा कि हम आपके साथ हैं, यह आपकी रक्षा का अधिकार है और जब तक इजराइल ये लड़ाई लड़ रहा है हम उसके पीछे खड़े हैं। यहाँ तक की तो कहानी ठीक थी, आपको समझ में आई। लेकिन अचानक युद्ध होने के ये जो लड़ाई चल रही है, युद्ध के रूप में तो अभी नहीं है। इजराइल ने पलटवार किया, बमबारी की, गाज़ा पट्टी को तहस नहस करने की कोशिश की बमबारी के ही द्वारा, और कहा कि जो लोग हैं वो दक्षिण की तरफ चले जाएं, ताकि जहां पर पूरा हमास का इलाका, उत्तर में सुरंगों का जाल है, उसको ख़त्म करने की वो ठान रहे थे। अब एक तो पहली बात ये थी कि वो सीधे हमला इसलिए नहीं कर रहे थे कि जिन लोगों के साथ गाज़ा पट्टी में हमास के आतंकवादी छुपे हुए हैं, घुले मिले हुए हैं, वो कोई 2, 4, 5 लोग या 200, 500 या 2000 लोग नहीं हैं। वो 10 लाख से ज़्यादा लोग थे। कुल मिलाकर वहाँ 20 लाख के करीब लोग हैं। 20 लाख लोग मतलब बहुत बड़ी तादाद। आप 20 लाख लोगों को यूँ बम फेंक कर या घुस कर मार नहीं सकते। जिस इजराइल के साथ अमेरिका और दुनिया के अन्य देश खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको लेकर भारत से भी शुरुआत में एक ट्वीट आया कि आतंकी हमला है और हम इसकी निंदा करते हैं, वो सारे विचार एक क्षण में बदलते। अगर वो 10-15 लाख लोग वहाँ होते हुए इजराइल ये हमला करता, अपने टैंक घुसा देता, तो ये इजराइल की बदनामी होती और जो सारी मानवीय संवेदनाएं इजराइल के साथ जुड़ी हैं वो ख़त्म हो जाती है। बहुत सामान्य सी बात। इसलिए उसने इंतज़ार किया, चेतावनी देता रहा, पर्चे गिराए, जगह खाली करने के लिए कहा, लेकिन हमला दूर से किया, सीधे घुसकर अभी तक कार्रवाई नहीं की। लेकिन ये मामला पेचीदा तब होता चला गया जब अमेरिका ने भी कह दिया
कि हमास को ख़त्म करने का इजराइल का जो मंतव्य है वो तो ठीक है, लेकिन किसी भी सूरत में गजा पट्टी पर कब्जा करने की कोई कोशिश इजराइल ना करे। देखिए, एक बड़े यूटर्न के रूप में इसको देखा जा रहा है, लेकिन ये मसला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अरब के देशों में जाते हैं, इजराइल की कार्रवाई के साथ खड़े रहने के लिए कहते हैं, इजराइल के लिए समर्थन जुटाने की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि इजराइल हमास को ख़त्म करे और अरब देश उसमें शामिल न हो, ताकि एक बदले की कार्रवाई बनकर वहीं पर ये अध्याय पूरा हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दुनिया के समीकरण इतने आसान नहीं हैं। अरब देशों ने इजराइल के लिए इस तरह की किसी भी खुली छूट को देने से दो टूक इनकार कर दिया। खास तौर पर ईरान तो खैर था ही खिलाफ, लेकिन दूसरे अन्य देशों ने, यहाँ तक कि सऊदी अरब ने भी ये कह दिया कि इस तरह की कार्रवाई के लिए वो साथ खड़े नहीं होंगे। इसी मौके को ताड़कर तुरंत पुतिन भी, जो अभी तक केवल फलस्तीन के लिए समर्थन की बात कर रहे थे, गरज उठे कि हम गजा पट्टी पर हमला हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे। इसी के साथ ईरान भी भड़क उठा। ईरान ने कहा कि अगर इजरायली सेना गजा पट्टी में घुसी और कार्रवाई की तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे और हमारी सेना को उतार देंगे। बल्कि ईरान ने यह कहा कि जो लगभग 199 के करीब बंधक हैं जो चिन्हित कर लिए गए हैं हमास के कब्जे में, उनको छोड़ दिया जाएगा अगर इजराइल हमले बंद करे, क्योंकि इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए थे। ऐसा तो था नहीं कि हमास ने जो इतनी लंबी योजना बनाकर इतने 1000 से ज़्यादा आतंकवादी भेजे थे तो उसको ये आशंका नहीं थी कि इजराइल तमतमाएगा, गुस्सा होगा, बदला लेगा। वो इजराइल जो लगातार अपनी ताकत को प्रदर्शित करता रहा है इन्हीं फलस्तीनियों पर, इन्हीं हमास के आतंकियों पर, कई बार घुसकर उनको खत्म करने की कार्रवाई कर भी चुका है, पूरी तरह हालांकि खत्म नहीं कर पाया। तो साबित भी हुआ ताजा हमले से, उस हमास को ये पता था, इसलिए वो बंधक बनाकर ले गया, जिसमें अमेरिकी नागरिक भी हैं, जर्मन भी हैं, और उनको छुड़ाने की कोशिश ये देश भी कर रहे हैं। इसलिए उनको पता था उनके पास सबसे बड़ा रक्षा कवच अगर कोई है तो वो ये बंधक हैं। इसीलिए उन बंधकों के वीडियो भी अब जारी किए जा रहे हैं। जिस हमास के आतंकियों ने, आप सोचिए, घुसकर क्रूरतापूर्वक लोगों को मारा है, सड़कों पर मारा है, घरों में घुसकर मारा है, जिंदा जलाया है, वो अब प्लास्टर चढ़ाते हुए एक बंधक की तस्वीर जारी करते हैं और अपना मानवीय चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं। गजब के चालबाजियां दोनों तरफ से हो रही हैं, गजब की। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इस वीडियो में बताने और समझने लायक है, वो ये है कि दरअसल मोहरे कोई और हैं, चेहरे कोई और हैं। कहने को 48 से लेकर अभी तक फलस्तीन के लोग और इजराइल के लोग आपस में खूब लड़ रहे हैं, लेकिन इनको इस तरह मोहरा बनाने वाले पश्चिम के देश वही हैं जो कहते हैं कि पूरा नाटो यूक्रेन के साथ खड़ा है, नाटो भी लड़ने के लिए उतर जाएगा, रूस को बर्बाद कर देगा। वो लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई तो करते हैं, युद्ध में सीधे नहीं उतरते। रूस पर कई तरह के प्रतिबंध तो लगाते हैं, लेकिन वहीं पूरी तरीके से अपना व्यापार भी खत्म नहीं करते, बंद नहीं करते। रूस से आने वाले तेल को नहीं रोक सकते, उसकी जो पाइपलाइन है गैस की, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दुनिया के समीकरण इतने उलझ गए हैं, कहने की बात कुछ और है, करने की बात कुछ और है, किरदार भी उलझे हुए हैं, उनको निभाने वाले भी उलझे हुए हैं, मोहरे कोई और हैं और चेहरे कोई और हैं। तो आप पहले इन चेहरों को समझने की कोशिश कीजिए। पहला चेहरा है अमेरिका, जिसने कहा कि वो पीछे खड़ा है, फिर कहा कि गजा पर कब्जा करने की कोशिश न करे। तो इजराइल क्या करे? जब तक वो गजा में नहीं घुसेगा, उनको खत्म उस तरीके से नहीं कर पाएगा। उनका नेटवर्क कितना तगड़ा है ये तो इस आतंकी हमले ने बता दिया। लेकिन हथियार सप्लाई कर रहा है, सेना भेज रहा है, और अब तो नौसैनिक जो रैपिड एक्शन उनकी होती है, जो त्वरित कार्रवाई करने वाले नौसेना के कमांडो होते हैं, वो भेजे हैं। 2000 सैनिक तैयार रखे। वो इसलिए भी रखे हैं, इजराइल के साथ अगर अमेरिका खड़ा नहीं होगा, रूस को ईरान के खिलाफ कौन जवाब देगा? दुनिया में अमेरिका की जो ताकत है वो कैसे साबित होगी? वो कभी नहीं चाहेंगे कि रूस और ईरान इस मौके का फायदा उठा लें। खड़े हैं, लेकिन वहीं कोशिश भी कर रहे हैं कि मामला दब जाए, इजराइल का बदला भी पूरा हो जाए, लेकिन दुनिया को इस तरह से आपस में नहीं लड़ना पड़े। जहां अमेरिकी हित होंगे, व्यापार के हित होंगे, हथियार के हित होंगे, वहीं पर ये बात सारी होगी। बड़े गजब के और पेचे वहीं ईरान ने अपनी तरफ से पूरी ताकत दिखाई है कि पूरे मुस्लिम समुदाय, क्योंकि वो अमेरिका से अदावत उसकी बहुत पुरानी है, अमेरिका की आंख की किरकिरी ईरान लगातार बना हुआ है। इसीलिए ईरान के इस पूरे मामले में कूद जाने से और सीधे सीधे अपने सैनिक भेजने की धमकी देने से मामला पेचीदा हुआ। उधर हिजबुल्लाह ने भी हमला करना शुरू कर दिया इजराइल पर। मौके को देखते हुए लेबनान की तरफ से मिसाइलें आकर इजराइल की धरती पर गिरने लगी। इजराइल के लिए ज़िंदगी आसान नहीं है। देखिए, दरअसल ये जो पूरा धरती का टुकड़ा है इजराइल और फ़लस्तीन वाला, वो बहुत ही अजीब तरह के संघर्ष से गुजर रहा है।
गजा पट्टी को तो खुली जेल कहा ही जाता है। गजा पट्टी मतलब जो गुरुग्राम है, हमारे यहाँ दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है, उसका चौथाई हिस्सा है। उसका चौथाई हिस्सा होने के बावजूद उस छोटे से टुकड़े में सबसे घनी आबादी बसती है। खुली जेल की तरह उनकी पानी बिजली रोकी जाती है, तो वह भी दिक्कत है। लेकिन जिस तरह की कार्रवाई हमास ने की तो बदला लिया जाना था। इजराइल बदला लेगा, उस बदले की हद क्या होगी वो हद तय नहीं हो पा रही है। इस हद को तय करने के लिए ही दुनिया के सूरमा आपस में पेंच लड़ा रहे हैं। उनके जो पेंच लड़ रहे हैं, उनकी जो चालबाजी है, उसके मोहरे कोई और हैं। मोहरे ज़मीन पर अपनी अस्मत, अपनी इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी ज़मीन और अपने कौम के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन चालबाजी करने वाले अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहे हैं। ये मामला इसी तरह पेचीदा बना रहेगा अगर आप मोहरों के पीछे छुपे चेहरों को नहीं देख पाएंगे। हम आपको लगातार बताने की कोशिश करेंगे कि ये मामला आगे कहां पहुंच रहा है। आप देखते रहिए अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।